आप सभी दोस्तों को रेहान का बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम इंग्लिश पेडागोजी के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो कि सीटेट के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि ये जो है आज पहला दिन है और ये जो पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे अभी, वो 6 फरवरी 2023 का है, जो कि इंग्लिश पेडागोजी है। और सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग मूव करने वाले हैं डे 1 से लेकर के डे 25 तक, जो कि डे 1 में 15 पीवाईक्यू होगा, जो कि एवरी डे होगा। हर दिन 15-15 पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं इसी चैनल पे, और टोटल पीवाईक्यू जो सिर्फ मैथ पेडागोजी का होगा वो 375 हो जाएगा, जो कि मोर देन इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहते हैं, यानी डे 1 से लेकर डे 25 तक, तो कहीं और से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अ टीचर बिलीव दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। कह रहा है कि फ्री राइटिंग के बारे में बात कर रहा है। तो फ्री राइटिंग वो होता है ना, जब बच्चा अपने मन में आने वाले विचार को लिख देता है बिना इस डर के कि ये गलत हो जाएगा या टीचर क्या कहेंगे, उनको एक्सप्रेस करने का, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे जो ऑप्शन है, दिस इज़ टेकन फ्रॉम एनी फ्री सोर्स, यानी यूट्यूब से, गूगल से। तो फ्री सोर्स से थोड़ी लेना, अपने मन से लेना, इसको काट देंगे हम लोग, ये डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। दिस इज़ बेस्ड ऑन फ्री ड्राइंग। यस, फ्री ड्राइंग पे बेस करता है, लेकिन अभी रुक जाएँगे हम लोग। दिस इज़ बेस्ड ऑन नथिंग नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। इसी की हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोगों के दिमाग में आएगा वो हम लोग लिख देंगे बिना इस डर के कि रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। वो जो हो जाएगा फ्री राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, दिस इज प्लान्ड एंड रिटेन फॉर अ फ्री सोर्स विद अ फोकस एंड कंसर्न ऑन ग्रामेटिकल रूल। ग्रामेटिकल रूल वगैरह की इसमें बात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, कि दिस इज बेस्ड ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेप टू द राइटिंग प्रोसेस। कह रहा है कि राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा स्टेप जो है सही है। तो बीइंग विद बिगिनिंग, अच्छा, बीइंग विद पब्लिशिंग। कह रहा है कि पब्लिशिंग से शुरू होता है, तो नहीं, गलत बात है। पब्लिशिंग तो लास्ट स्टेप है ना। इंड विथ माइंड माइंड मैपिंग, इंड ना ना, माइंड मैपिंग के साथ इंड नहीं होगा, ये गलत है। उसके बाद है बीइंग विद ब्रेन स्टॉर्मिंग। यस, ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ सही होता है, इसको अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। इंड विथ रिव्यूइंग, रिव्यूइंग के साथ इंड नहीं होता है। चलिए इसका जो स्टेप है हम सबसे पहले बता देते हैं। पहला जो स्टेप होता है ना, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का होता है, कि कोई भी चीज आपको लिखना है तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि आपको लिखना क्या है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद आउटलाइनिंग होता है, कि आप सोचते हैं कि शुरू में क्या लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड आउटलाइनिंग। उसके बाद आप ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि लिखते हैं, लिखना को ही ड्राफ्टिंग कहा जाता है। इसको राइटिंग द ड्राफ्ट भी कहीं जगह पे आप लोगों को आ जाएगा। उसके बाद रिवाइजिंग एंड रिव्यूइंग का आता है, कि जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ गलती है या नहीं है। अगर आप लोगों को गलती मिलता है तो फिर आप उसको एडिटिंग करते हैं, और एडिट करने के बाद जो है पब्लिशिंग करते हैं, जो लास्ट स्टेप होता है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग इन डेली न्यूज़पेपर। कह रहा है कि न्यूज़पेपर जो है पढ़ते हैं, उसके लिए कौन सा रीडिंग का जो है स्किल हम लोगों का काम में आता है। तो सबसे पहले तो हम डिटेल रीडिंग देखकर ही काट देंगे, क्योंकि डिटेल रीडिंग जो है नहीं चाहिए होता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और स्कैनिंग जो है वो डिटेल रीडिंग का ही एक पार्ट है, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। अब देखेंगे कि न्यूज़पेपर के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है नॉर्मल, जब आप बुक मज़े के लिए पढ़ते हैं तब आता है। एक्सटेंसिव रीडिंग जब आपको उसका नॉलेज नहीं चाहिए होता है। इसके लिए जो है ना, ओवल और समरी समरी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए स्कीमिंग आ जाएगा इसमें आंसर। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो स्कीमिंग हो जाएगा, आंसर नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और टीचर ऑफ क्लास 6 इंगेज हर स्टूडेंट इन प्री रीडिंग एक्टिविटी, दिस विल हेल्प द
कह रहा है कि क्लास 6 का जो टीचर है ना, वो अपने स्टूडेंट को प्री रीडिंग यानी रीडिंग से पहले वाले एक्टिविटी में जो है कर रहा है क्या, इंगेज। तो ये किस चीज में हेल्प करेगा? द टीचर इन समराइजिंग द टेक्स्ट, द टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। ये थोड़ा सा सही लग रहा है। लर्नर्स टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि जब भी बच्चों को मेमोराइज करने का बात करेगा ना, तो आप डायरेक्ट काट दीजिएगा, क्योंकि रटना जो है, ड्रिल वगैरह, मेमोराइज वगैरह जो है निगेटिव वर्ड माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको बच्चे को नहीं करवाना है, तो इसको काट दीजिएगा। द लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड दे कम अक्रॉस इन द टेक्स्ट, ये भी मेमोराइज है, इसको काट दीजिएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज की बात एनएससीएफ 2005 भी करती है, एनईपी 2020 भी करती है। तो आंसर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड अ। कह रहा है कि एक पर्सन है वो फ्लुएंट यानी फ्लुएंसी के साथ बहुत ज्यादा लैंग्वेज बोल पा रहा है, तो ये जो है क्या कहलाएगा? तो बायलिंगुअल तो होगा नहीं। बायलिंगुअल का मतलब होता है कि दो लैंग्वेज, सिर्फ दो लैंग्वेज। यहाँ पे बोल रहा है मेनी लैंग्वेज। और मोनोलिंगुअल भी होगा नहीं, तो इस दोनों को पहले ही काट दीजिए। अब बचा पोलीग्लॉट और लिंग्विस्टिक। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, इसके लिए हम पहले ही कुछ लेके आए हैं, पहले वो देख लीजिए आप। पॉलीग्लॉट किसको कहते हैं? अ पर्सन इज अ पॉलीग्लॉट इज समवन हु स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज फ्लुएंटली। कह रहा है एक पर्सन जो मल्टीपल लैंग्वेज यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकता है। टिपिकली 4 और मोर यानी 4 या 5 या उससे ज्यादा लैंग्वेज बोल पाए। एंड कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन देम। और चारों लैंग्वेज में जो है बात कर पाए बहुत ही बढ़िया से, फ्लुएंसी के साथ, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोलीग्लॉट कहते हैं। और लिंग्विस्टिक क्या होता है? और लिंग्विस्टिक स्टडीज द साइंस एंड मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज, while a polyglot focus on practical language use and communication। कह रहा है लिंग्विस्टिक जो है ना, वो सिर्फ पढ़ाई करता है लैंग्वेज का। जरूरी नहीं है कि उसको लैंग्वेज जो है फ्लुएंसी के साथ बोलना आता हो। वो सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ाई करता है, लेकिन जो एक पॉलीग्लॉट होता है ना, वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज करता है। उसको 4-5 लैंग्वेज जो है फ्लुएंसी के साथ बोलना आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि लिंग्विस्टिक को तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना होता है, फ्लुएंसी से कोई मतलब नहीं होता है। पॉलीग्लॉट इसका आंसर हो जाएगा, जो फ्लुएंसी के साथ 4 से 5 लैंग्वेज को बोल पाता है, उससे ज्यादा लैंग्वेज को भी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि गीतिका है एक क्लास 6 गीतिका और क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस अ फ्यू वर्ड प्रॉपरली। द टीचर प्रोवाइड हर इंडिविजुअल अटेंशन and help her by using various strategies. Okay, in Vygotsky's views this kind of support is। अच्छा, कह रहा है कि गीतिका एक क्लास 6 की लड़की है जो पर प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है वर्ड को। क्लास 6 की लड़की है जो इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है। तो टीचर जो है उसको अटेंशन दिया, अकेले में ले जाके उसको जो है रेनफोर्स किया। तो ये कह रहा है कि वाइगोट्स्की के व्यू से इसको क्या कहा जाता है? तो अगर आप लोग वाइगोट्स्की का व्यू पढ़े होंगे, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, तो आपको पता होगा कि इसको जो है स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो देता है इसको, मतलब जब आप किसी को मदद करते हैं ना, उस मदद को स्कैफोल्डिंग करते कहते हैं। और जो मदद करने वाला होता है, जो टीचर यहाँ पे हो जाएगा, वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। और जो गीतिका है ना, ये जो है इस पे जो है किया जाएगा मदद। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि if there is a student with visual deficiency in a class, which of the following strategy must be followed by the language teacher। कह रहा है कि एक बच्चा है जो विजुअल डिफिशियंसी है जिसको, यानी वो देखने में दिक्कत है, उसको विजुअली उसको प्रॉब्लम है। तो इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर फॉर हर।
कह रहा है कि अथॉरिटी को बोल करके स्पेशल टीचर मंगवाएंगे, तो ये नहीं करना है, आपको खुद उसके लिए स्पेशल टीचर बनना होगा। उसको जो है आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम में किसी दूसरे टीचर को थोड़ी बुला सकते हो। ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, कह रहा है कि उसको देखने में ना दिक्कत है, तो ऑडियो वाले मटेरियल से आप उसको जो है मदद कीजिए, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। आप आगे देखते हैं, इग्नोरिंग हर एंड फोकसिंग ऑन अदर स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल नहीं करना, इग्नोर नहीं कर सकते आप। उसके बाद है कि एक्सक्यूजिंग हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर, एक्सक्यूज भी नहीं कर सकते हैं ना उसको, ये भी गलत हो जाएगा। तीन ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है डायरेक्ट सही हो जाएगा कि ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। और लैंग्वेज टीचर assess the learning and progress of each child of his class by collecting information, by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is, कह रहा है कि एक जो लैंग्वेज का टीचर है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके का यूज़ करके अपने जो है क्लासरूम में इवैल्यूएशन कर रहा है बच्चों का। तो वो किस तरह का जो है असेसमेंट है, वो जो बच्चों का जो जाँच ले रहा है, वो किस टाइप का असेसमेंट कहलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, जो टीचिंग के दौरान कर रहा है ना ये, तो टीचिंग के दौरान किया गया जो वो होता है असेसमेंट, उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव जो है लास्ट में, जो है ईयर के लास्ट में होगा, या फिर 6 मंथ पे जो होता है, या फिर लास्ट में होता है, उसको समेटिव कहते हैं। कंटिन्यूअस यहाँ पे जो है सही होता, लेकिन जब फॉर्मेटिव है तो फॉर्मेटिव ही आ जाएगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट अभी हम नहीं कह सकते हैं। प्रोफिशिएंसी वाला भी उतना सही अभी नहीं कहेंगे, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा, समेटिव और प्रोफिशिएंसी वाला गलत होके सबसे ज़्यादा जो सही होगा वो फॉर्मेटिव होगा, और वही आंसर है इसका। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि और टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज टू इवैल्यूएट राइटिंग स्किल ऑफ हर लर्नर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय हर। कह रहा है कि एक टीचर है जो ग्रेड 7 के बच्चों का इवैल्यूएट करना चाहती है राइटिंग स्किल को। ओके, राइटिंग स्किल को जो है इवैल्यूएट करना है, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इवैल्यूएशन का। ओके, द लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन, डिक्टेशन नहीं भाई, डिक्टेशन यहाँ पे डायरेक्ट गलत हो जाएगा। द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर ओरली, सिर्फ ओरली थोड़ी देखना है उसको, जो है मतलब हर तरीके से देखना है ना, तो ये सेकेंड नंबर भी गलत हो जाएगा। द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज कोहिरेंटली एंड सिस्टमेटिकली, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। आगे देखते हैं, द लर्नर इज एबल टू comprehend the question and write their answer. The learner is able to comprehend the questions and write their answer. ये भी सही है, बट ज्यादा सही यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, क्योंकि द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज, जब हम आइडियाज को एक्सप्रेस करने देते हैं बच्चों को कोहेरेंटली और सिस्टमेटिकली, तो जो है बच्चा खुल के अपने आइडियाज को जब कर पाएगा ना एक्सप्रेस, यही जो है एनईपी 2020 का भी जो था ऑब्जेक्टिव, यही था। तो इस वजह से ये जो है ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही हो जाएगा, और इसका आंसर भी जो है बोर्ड ने सी ही दिया हुआ है, तो आप लोग जो है ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट द टीचर हैज टू इंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर इनहेंसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड सी सेलेक्ट। ओके, कह रहा है कि रीडिंग किया गया है ग्रेड 6 के स्टूडेंट के द्वारा, जो पोस्ट रीडिंग है, यानी कि एक बार रीडिंग हो चुका है, रीडिंग करने के बाद कोई एक्टिविटी देना है बच्चों लोगों को, ताकि जो है इनहेंस हो पाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी उसका जो समझ है ना, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, उनका समझ और ज्यादा विकसित हो पाए। उसके लिए आप क्या करेंगे? तो पहला है कि गिविंग डिक्टेशन ऑफ द वर्ड दैट दे रीड इन द टेक्स्ट, डिक्टेशन आपको नहीं देना है, काट दीजिएगा डायरेक्ट। आस्क स्टूडेंट टू राइट इन 7 to 8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रीड, ये चीज आप कर सकते हैं
कि जब आप बच्चों को कहेंगे कि पूरा जो टेक्स्ट तुम पढ़े हो उसका समरी जो है 7 से 8 सेंटेंस में लिखो, तो वो उस चीज़ को आप रिकॉल करेगा कि उसने क्या पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंड करेगा, समझेगा। उसके बाद जो है 7-8 लाइन वो लिखेगा। भले ही वो गलत लिखे, कुछ और भी लिखे, लेकिन वो जो है ये सही आंसर लग रहा है। आगे देखते हैं। Ask a student to memorize and write the meaning of difficult word that come across while reading the text. Memorize नहीं करवाना यार, rememorize जैसे या एक काट दीजिएगा। Ask a student to copy the questions and answer from the board and their notebooks. अगर बोर्ड पर से आप कॉपी करवा रहे हैं सेम टू सेम, तो गलत हो गया ना, फिर तो उनका कॉम्प्रीहेंशन बन ही नहीं पाएगा। उनको समझ विकसित करवाना है, तो समझ के लिए आंसर बी ही सही हो जाएगा। आस्क ए स्टूडेंट टू राइट इन 7 to 8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रीड। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पीर रिव्यूइंग इज अंडरस्टैंड एज एन इम्पोर्टेंट strategy for improving a student writing process. The purpose of review is to ओके, कह रहा है कि पीर यानी कि जो आप मित्र के साथ जो है जब मित्र जब आपका रिव्यू करता है राइटिंग प्रोसेस को, फिर से एक बार पढ़ते हैं। पीर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट राइटिंग प्रोसेस। ओके, कह रहा है कि स्टूडेंट के राइटिंग जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने मित्र से रिव्यू लेना, उनसे फीडबैक लेना अच्छा रहता है। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा इसके लिए, हम लोग देखते हैं। इनकरेज इन फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ देयर पीर, फॉल्ट सिर्फ नहीं खोजना होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीर्स विद विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट। ओके, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। आगे देखते हैं हम। हेल्प द टीचर इन इवेल्युएशन ऑफ राइटिंग ऑफ स्टूडेंट। हेल्प टीचर को थोड़ी हेल्प करेगा, ये तो बच्चों को हेल्प करेगा ना। टू बी एबल टू कनेक्ट आइडियाज एंड बिल्ड पैराग्राफ फॉर द राइटिंग। ये थोड़ा सा सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है यहाँ पे वो बी हो जाएगा। और आप लोग पैडागोजी में हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि 3 का 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही आपको सही मिल रहा होगा। कई बार होगा कि चारों का चारों ऑप्शन सही होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही होता है ना उसमें आपको टिक लगाना होता है। जो सबसे ज्यादा सही हो, एनईपी 2020 जिसको जो है ऑफर करती हो, एनसीएफ 2005 जिसको ऑफर करती हो, बीसीएफ 2008 जिसको बीसी ऑफर करती हो, उन सब चीजों पे आपको टिक लगाना होता है जो सबसे ज्यादा सही हो। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सही है ना, ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीर्स विद विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट, ये वाला सबसे ज्यादा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर requires learners to reason about writing material using knowledge for everyday life from disciplined fields of study. So it can be said that skilled skilled reading is okay। कह रहा है कि स्किल्ड रीडिंग बनने के लिए ना किसी लर्नर को क्या रिक्वायर होना चाहिए। तो फ्लुएंसी में जो है फिर गलत भी हो जाता है। एक्सटेंसिव तो नहीं होगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव डायरेक्ट आप काट दीजिएगा, क्योंकि एक्सटेंसिव का मतलब होता है सिर्फ आप बस पढ़ लिए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होगा तो फिर पढ़ने का जो है फायदा क्या होगा। डिकोडिंग आपका सही है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव जो है रचनावाद, जो एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 जिसकी बात करती है, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट बनने की बात करती है, बच्चों को रचनावादी बनाने की बात करती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो सही हो जाएगा। जब आप जो है सीटेट का जो है सिलेबस पढ़िएगा ना, तो अपने आप इस टाइप का क्वेश्चन बनते चला जाएगा। आपको समझ में मतलब समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार बढ़िया से सिलेबस जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है एक क्लासरूम में बहुत ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करना, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झिझक के, है ना, बिना किसी भेदभाव के। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर रिस्पेक्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास, ये तो सही बात है। अच्छा, नॉट ट्रू बोला है यहाँ पे, यानी कौन सा फॉल्स है इसके बारे में।
तो ये तो सही बात है कि टीचर जो है रिस्पेक्ट करेगा डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास को। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिविएशन आर सीन एज टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ये भी बढ़िया बात कह रहा है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिविएशन को देखा जा रहा है टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ओके, ये भी सही है। टीचर गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीर इंटरेक्शन इन द क्लास। ये तो और अच्छा बात है कि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने पीर्स के साथ, अपने मित्र के साथ बात करने में, अपने लैंग्वेज में जो उनका मदर टंग है या फिर कोई भी लैंग्वेज में जो वो बोलना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन आर नाइदर टोलरेटेड नर यूज्ड इन क्लास। यही गलत हो गया। आप जब टोलरेट ही नहीं करोगे, आप यूज ही नहीं करने दोगे, तो मल्टीलिंगुअलिज्म कहाँ से आएगा क्लासरूम में। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी गलत हो जाएगा। इसीलिए यही आंसर जो है सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। तो बाकी सब जो है ये सब ए बी सी सही है, लेकिन जो हम लोगों को नॉट ट्रू पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आप लोग लगाइएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अ टीचर ऑफ क्लास 5 provide such opportunities of assessment where a student decide for themselves whether their progress or language use is good or not. This type of assessment is referred to as। अच्छा, कह रहा है कि क्लास 5 का कोई जो है बच्चा है, यानी कि जो बच्चा है वो उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अपने आप से जो तुम लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए सही है या नहीं है, उसको जो है चूज करने के लिए आपको जो है खुद से असेसमेंट करने के लिए कह रहा है। तो समेटिव असेसमेंट तो होगा नहीं। समेटिव असेसमेंट मैंने पहले ही बता दिया है कि जो साल के लास्ट में होता है, जो ईयरली के लास्ट में होता है, उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ग्रुप असेसमेंट तो आप यहाँ पे कर नहीं रहे हो कि ग्रुप के साथ बैठ के कर रहे हो। मित्र असेसमेंट भी आप नहीं कर रहे हो, आप अपने पीर के साथ बैठ करके भी असेसमेंट नहीं कर रहे हो। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे हो रहा है क्योंकि आप खुद से कर रहे हो। देम सेल्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको खुद से असेसमेंट करना है अपना, इसीलिए सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन एक ही आ गया है तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, परस्यूसिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग। ये चार का चार ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो चलिए पहले हम ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि जो पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसका मतलब होता है इज अ स्टाइल दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ विविड पिक्चर इन देयर रीडर्स माइंड बाय यूजिंग सेंसरी डिटेल एंड figurative language to describe people, place, event, or situation. It appears to the sense, sight, sound, smell, taste, and touch to immerse the reader in the experience. Okay. उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रीडिंग के बारे में कह रहा है, एम टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई अ टॉपिक बाय प्रेजेंटिंग फैक्ट, डिफिनीशन, प्रोसेस और कंसेप्ट इन अ clear logic and objective manner would include personal opportunity sorry options. It is commonly used in textbook, news article, how to guide and science report. Okay, जो नेक्स्ट है परस्यूसिव राइटिंग है और नैरेटिव राइटिंग है। ये दोनों भी आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आप लोगों को इसके बारे में भी जानना हो। बाकी क्वेश्चन के तरफ जो क्वेश्चन कह रहा है ना, और टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स और इल्यूमिनेट फैक्ट। फैक्ट की बात कर रहा है कि कौन एक्सप्लेन करता है फैक्ट को और कौन इल्यूमिनेट करता है। तो हम लोगों को यहीं पे मिल गया था कि ये जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है ना, उसका एम ही होता है इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई और टॉपिक बाय प्रेजेंटिंग फैक्ट, डिफिनेशन, प्रोसेस, कंसेप्ट और क्लियर लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एक्सपोजिटरी राइटिंग हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, 15 क्वेश्चन हम लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू आप लोगों को, अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी टाइप का जो है अभी डे 1 ही है, डे 2, डे 3 करके डे 25 तक आएगा। तो आप लोग जो है अगर थोड़ा-सा भी लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट आप में हुआ है और इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।